हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। और नाराजगी तो है मेरे से, बहुत से बच्चों के मैसेजेस है, सर फाइनेंस के वीडियोस नहीं आ रहे, एग्जाम डेट आ गई है। मेरी पूरी कोशिश चल रही है, मैं पूरे दिलो जान से लगा हुआ हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक के लाने के लिए, और जल्द से जल्द आपके सारे सब्जेक्ट के सारे वीडियो हम प्रोवाइड कराएंगे। एग्जाम पहले सारे वीडियोस आएंगे और एग्जाम के टाइम पे अंतिम प्रहार आएगा, इसका आश्वासन आज मैं आपको दे रहा हूँ। पूरी कोशिश रहेगी, कितना भी मेरे को कुछ करना पड़े पर आपके लिए वीडियोस अवेलेबल कराऊंगा, ये प्रॉमिस कर रहा हूँ। पूरी कोशिश पूरे दिलो जान से लगा हूँ। तो इसी में मैं चल रहा हूँ ऑपरेशनल मैनेजमेंट के एक सब्जेक्ट में, सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, यूनिट 2 में आ गया हूँ। अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, सारे सब्जेक्ट मेरे को कवर अप करने हैं, सारी चीजें कवर अप करनी है और अपन सारे टॉपिक्स अपन इसी तरीके से कवर अप करेंगे, ठीक है। तो ऑपरेशनल मैनेजमेंट में जो हमारा सब्जेक्ट आया है, पहला जो टॉपिक आया है यूनिट 2 का, वो आया है लॉजिस्टिक इवोल्यूशन। तो अब ये लॉजिस्टिक इवोल्यूशन है क्या, ये कह रहा है लॉजिस्टिक का मतलब यहां पर याद रखना ट्रांसपोर्टेशन से है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि सप्लाई चेन के अंदर तो हमने देखा था कि कितने नंबर ऑफ होलसेलर होने चाहिए, कितने नंबर ऑफ रिटेलर होने चाहिए, इनके कितने नंबर्स होंगे। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हम देखेंगे कि हमको बाय रोड जाना है, बाय ट्रेन जाना है, बाय ओशियन जाना है, हमको किस मोड से जाना है और किस व्हीकल का यूटिलाइजेशन करना है जिससे हम मैक्सिमम कॉस्ट कम कर सके, और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके। यही कहलाता है लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट। लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट का काम है, क्या काम है कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस प्रोडक्ट पहुंचाना, दैट इज द मेन द लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट मींस कि जो मैन्युफैक्चरिंग टू एंड कस्टमर तक प्रोडक्ट कैसे डिलीवर हो, और अगर रिवर्स लॉजिस्टिक की बात करें तो रिटर्न आइटम कैसे अपने वापस गोदाम तक आए, यही लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है। क्लियर है। 1990 के अप्रोक्स इसका स्टार्टिंग हुई डिफरेंट डिपार्टमेंट पर, ये शुरू से चला आ रहा था, लेकिन इसकी एक थ्योरी बुकिश में 1990 लिखा हुआ है ओरिजिन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या कहते हैं लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के, कि मींस के जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर तक, जैसे सामान गया, बीच में हो सकता है होलसेलर आया हो, बीच में रिटेलर आया हो, या एजेंट के थ्रू वो प्रोडक्ट पहुंचा हो। जैसे महिंद्रा की गाड़ी थार आई, एजेंट के वहां खड़ी थी, फिर वो एजेंट ने हमको डिलीवर करी, तो ये क्या हुआ कस्टमर का, तो ये कौन सा कहलाया लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट रिडक्शन, यानी कि ये सबसे सस्ता और फास्ट लिया जाए और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। सेकंड है एफिशिएंट फ्लो ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। अब एफिशिएंट फ्लो कब होगा, जब हम रैपिड ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। रैपिड ट्रांसपोर्टेशन से क्या होगा कि हमें पता रहेगा कि हम डिमांड कितने टाइम में फुलफिल कर सकते हैं, 20 डेज, 5 डेज, 7 डेज, यानी कि आज मैंने ऑर्डर दिया है तो कितने दिन में बन सकता है और कितने दिन में वो डिलीवरी हो सकता है। तो एफिशिएंट फ्लो ऑफ मैनेजमेंट ऑपरेशन, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, यानी कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग से पहले जो हम वेंडर से लेते हैं वो भी लॉजिस्टिक के अंदर ही आएगा। कॉम्पिटिटिव है, जिसके पास फास्ट लॉजिस्टिक होगा, जैसे फेडेक्स कंपनी का नाम सुना है, एयर ट्रांसपोर्ट का काम करती है, यानी कि प्लेन से कोरियर डिलीवर करने का, तो उनके पास क्या कॉम्पिटिटिव एज है, उनके पास खुद का कार्गो प्लेन्स है, तो ये कॉम्पिटिटिव एज बना हुआ रहता है। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको कि 3 ऑब्जेक्टिव है लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के मेन। पहला तो कॉस्ट रिडक्शन करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, दूसरा हमारे एफिशिएंट वर्कफ्लो बनाना, ऑपरेशनल मैनेजमेंट को कॉम्पिटिटिव एज देना, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम। अब क्या होता है कि लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट हमको मैन्युफैक्चरर टू जब कस्टमर तक प्रोवाइड करता है तो एक कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्ड होता है, होगा ना, कस्टमर डिमांड करेगा और मैन्युफैक्चरर उसको बिल्ड करेगा, तो एक डिमांड के लिए कॉल तो करनी पड़ेगी, आवाज तो लगानी होगी, है ना। जब ये कॉल यहां तक पहुंच रही है, इसके लिए कौन सा सिस्टम लग रहा है, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट ही वर्क करता है, ठीक है। डायरेक्टली मिल जाता है, लेकिन लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट की एक कह सकते हो कि एक सबऑर्डिनेट का काम करता है, जो पहले ही बता देता है कि कस्टमर की इतनी डिमांड होने वाली है। सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट दोनों काम करते हैं। साउंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यानी कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए भी हमको कौन से डिपार्टमेंट की जरूरत है, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट की। साउंड यानी कि अच्छा, यहां पर साउंड का मतलब आवाज नहीं है, यहां पर साउंड का मतलब बेटर है, यहां पर साउंड का मतलब गुड है, यहां पर साउंड का मतलब क्या है, गुड है। गुड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, गुड इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अच्छे ढंग से हम हमारी इन्वेंट्री, जो हमारा स्टॉक डिपार्टमेंट है, इन्वेंट्री यानी स्टॉक डिपार्टमेंट, उसको मैनेज कर सके। दीज आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। आगे बढ़ू ना, बहुत सिंपल है ना, देखो कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, फास्ट चल रहा हूं लेकिन सारे पॉइंट्स अपन कवर अप करते हुए चल रहे हैं।
अब कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, कंपोनेंट्स कौन कौन से, कंपोनेंट का मतलब होता है तत्व जो इसको परिवर्तित करते हैं, जो इसको इफेक्ट डालते हैं, वो चीजें जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट को कि हमको किस मोड से ट्रांसपोर्टेशन करना है, किस वेरियस मेथड का यूज करना है, क्यों करना है, कितनी कॉस्ट लगेगी, क्या बजट रहेगा, कौन सा प्रोडक्ट रहेगा, उसको कैसे हम मैनेज कर रहे हैं, उसके कौन कौन सी चीजें। पहला ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड इनपुट टाइम। ऑर्डर प्रोसेसिंग यानी कि आपके पास ऑर्डर आया तो उसको बनने में कितना दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा, उस अकॉर्डिंग हम डिमांड फुलफिल करेंगे। डिमांड के लिए मान लेते हैं डिमांड है 7 दिन में डिलीवरी करने की, कितने दिन में, और अगर मैं ऑर्डर 4 दिन में ही बना पाता हूं, 4 दिन में बनता है तो बचेंगे केवल 3 दिन। तो मैं डिस्टेंस देखूंगा, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो मेरे को एयर ट्रांसपोर्ट यूज करना होगा, फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है एयर। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम हम चेक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट वर्क करेगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट यानी कि हमको कितना स्टॉक रखना है, बफर स्टॉक क्या होता है, प्रोसेसिंग में कितना समय लगता है, इसके कारण। थर्ड, फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन। फ्राइट का मतलब होता है भाड़ा, किराया, रेंट। यहां पर टोल मान लो, रेंट नहीं है, यहां पर टोल है। टोल टैक्स कितना लगा, फ्राइट यानी भाड़ा कितना लग रहा है, सबसे ज्यादा किसमें लगता है। मैं फिर से आपको याद दिला देता हूं, हाईएस्ट जो फ्राइट लगता है वो लगता है, हाईएस्ट किसमें लगता है, एयर ट्रांसपोर्ट में लगता है। और लोएस्ट किसमें लगता है, लोएस्ट किसमें लगता है, ओशियन में लगता है भैया, सी के थ्रू। उसके बाद किसमें लगता है, ट्रांसपोर्टेशन में इस क्रम में चल रहा हूं तो फिर रोड ट्रांसपोर्टेशन महंगा है, उसके बाद ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब सबसे सस्ता समुद्र के द्वारा है, उसके बाद ट्रेन के द्वारा है, उसके बाद बाय रोड है, और उसके बाद बाय एयर है। क्लियर है ना, ये सारे के सारे पॉइंट मैं एक बार पहले भी बता चुका हूं, इसलिए मैंने फिर से यहाँ पर फटाफट कंप्लीट कर दिए। आगे बढ़ो, देखो एग्जाम आ गए, थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, मस्त रहो, सारे पॉइंट क्लियर करना, केवल मेरे को सुन लो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी पीडीएफ जल्दी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जैसे 4th-5th यूनिट तक पे पहुंचता हूं इसके टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड हो जाएगी, ठीक है। फंक्शंस ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट यानी कि जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है वो क्या क्या काम करेगा। पहले नेटवर्क को डिजाइन करने में, नेटवर्क डिजाइन का मतलब है कि मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर तक किस बाय मीडियम से पहुंच रहा है ना, कहां कहां इसके पोर्ट लगेंगे, कहां कौन से चेक पॉइंट। अब ऐसा तो होता है कि मैन्युफैक्चरर है केरल का, हम मंगवा रहे हैं राजस्थान, तो बीच में एमपी भी आया, महाराष्ट्र भी आया, तो पहले यहां पर माल आया, फिर यहां पे माल आया, फिर राजस्थान पहुंचा, तो ये हो गया एक आपका नेटवर्क डिजाइन। क्लियर है। ऑर्डर प्रोसेसिंग इसका काम होता है कि कितने टाइम के अंदर डिलीवर बन जाता है। ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब मैन्युफैक्चरिंग ना। प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट का मतलब है यहां पर वसूली। क्या मतलब है, वसूली। वसूली का मतलब कि जो मनी आ रही है। अब देखो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, माल डिलीवर होता है तो पैसा भी आएगा, पैसा आएगा तो कौन लेकर आएगा, रिटेलर लेकर आएगा, रिटेलर होलसेलर को देगा, होलसेलर मैन्युफैक्चरर को देगा, दैट इज द फ्लो ऑफ द मनी। तो प्रोक्योरमेंट का काम भी किसका है, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट का है। मटेरियल हैंडलिंग, अब प्रोडक्ट डिलीवरी करने का काम तो इन्हीं का ही होगा, तो काइंड ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कितना स्टॉक रखना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये ऑर्डर प्रोसेसिंग पे डिपेंड करेगा। मेरे पे उतना ही स्टॉक में रखूंगा जितना मैं टाइमली डिलीवर कर सकूं, ना एक्सेस कर सकूं। आज मेरे पास 4 ट्रक है तो 4 ट्रक के अकॉर्डिंग मैं स्टॉक रखूंगा, अगर 10 ट्रक होंगे तो 10 ट्रक के अकॉर्डिंग रखूंगा, अगर मेरा बाय ट्रेन जा रहा है तो ट्रेन के अकॉर्डिंग स्टॉक रखूंगा। तो नेक्स्ट एंड पैकेजिंग एंड लेबलिंग का काम भी किसका है, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट का है। वेयर हाउसिंग यानी स्टोर डिपार्टमेंट का काम भी किसका है, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट का है। और ट्रांसपोर्टेशन तो इनकी कोर फंक्शन है। तो अब आप सोच सकते हो कि इसके अंदर जॉब की कितनी अपॉर्चुनिटी, क्या क्या काम करेगा, पैकेजिंग करेगा, लेबलिंग करेगा, ट्रांसपोर्टेशन करेगा, ऑर्डर प्रोसेसिंग का टाइम कैलकुलेट करेगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी करेगा, नेटवर्क को भी डिजाइन करेगा, और मटेरियल को भी हैंडल करेगा, और प्रोक्योरमेंट करेगा, यानी वसूली यानी पैसे की उगाही भी यही काम करता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना, क्लियर है। आगे बढ़ो, आगे है डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड इश्यूज एंड चैलेंजेस। यानी कि आप कहीं भी प्रोडक्ट पहुंचाते हो, यानी कि डिलीवरी होती है, तो उसमें कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहला कॉस्ट आता है फ्यूल की कॉस्ट, है ना, भले रोड करो, ट्रेन करो, फ्राइट, इसको एक सिंपल भाषा में बोल जाता है भाड़ा। ठीक है, बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट। अब किसी प्रोडक्ट को बनाने में पहले 3 दिन लगते थे, जितना कम समय में वो बन पाएगा उतना रैपिड में ट्रांसपोर्टेशन कर पाऊंगा ना। जितना कम समय में मैं बना पाऊंगा उतने जल्दी मैं उसको ट्रांसपोर्टेशन कर पाऊंगा। तो यहाँ पर बिजनेस प्रोसेस की इंप्रूवमेंट लगातार इसका चैलेंजेस बना हुआ रहता है। कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस आज
फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्विगी, इन्होंने बहुत, जोमेटो, इन्होंने बहुत डिलीवरी के ऊपर, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के ऊपर वर्क करा है। प्रोडक्ट कहाँ है, किस पॉइंट पे पहुंचा, किस पॉइंट तक पहुंचने वाला है, अराइवल का टाइम क्या है, सारी चीजें इन्होंने ऑटोमेशन से लाके करी है। तो इन्होंने कस्टमर सर्विस को इंप्रूव किया है। इकोनॉमी, कंपनी का बजट, यहां पर आप इसको कह सकते हो, ठीक है। और इकोनॉमी का मतलब यहां पर कंट्री की कंडीशन भी कह सकते हो कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। ड्राइवर शॉर्टेज एंड रिटेंशन, यहां पर ड्राइवर शॉर्टेज आपके जो ड्राइवर्स होते हैं गाड़ियों की, उन्हीं के बारे में बात करी गई है, ठीक है। यानी कि लेबर शॉर्टेज की बात है। जैसे लेबर शॉर्टेज अपना मैन्युफैक्चरिंग में आता है, यहां पर कौन सी शॉर्टेज है, ड्राइवर शॉर्टेज है, ठीक है। यहां पर गवर्नमेंट रेगुलेशन भी है कि भैया रात की 11 बजे के बाद ही ट्रक निकल सकते हैं, इसमें इसके बाद सिटी के अंदर इतनी देर के बाद से ट्रक की एंट्री अलाउड नहीं रहेगी, इससे इस ड्यूरेशन में ही ट्रक रह सकते हैं, यहाँ पर ट्रक नहीं आ सकते, यहाँ पर छोटे पिकअप आने जरूरी हैं। तो ये दैट इज द गवर्नमेंट इशू। एनवायरमेंटल इशू भी रहता है क्योंकि फ्यूल कॉस्ट लगती है तो कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा होता है। और टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन के भी इशू रहते हैं। हो सकता है कि सर्वर पे कुछ और बता रहा और रियल लाइफ में कुछ और बता रहा। यानी कि लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में कौन कौन से चैलेंजेस है, पहला तो फ्राइट का है, दूसरा एनवायरमेंट है, गवर्नमेंट है, ठीक है, इकोनॉमी है, ड्राइवर शॉर्टेज है, बिजनेस प्रोसेस टाइमिंग है, या इसको आप कॉम्पिटिटर एडवांटेज भी कह सकते हो और कॉम्पिटिटर इशू भी कह सकते हो, ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट भी कह सकते हो। सारे पॉइंट इसके अंदर है, ठीक है। आपको क्या कहा, ग्लोबलाइजेशन अगर ग्लोबली डिलीवर कर रहे हो तो वो ग्लोबली आएगा ना, ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर, ठीक है। और टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजी भी इसके अंदर आ गया। ये सारे के सारे इश्यूज हैं जो हमको पॉइंट आउट करने होते हैं जब हम लॉजिस्टिक लेके जा रहे हैं या लॉजिस्टिक के लिए उसका नेटवर्क डिजाइन कर रहे हैं। क्लियर हुआ? बहुत छोटे से पॉइंट है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आपको बस ये समझना है कि यू आर अ मैन्युफैक्चरर और आपको सामान एक प्लेस से दूसरे प्लेस डिलीवर करना है। क्या क्या इशू आ सकता है? सबसे पहले भाड़े का इशू आएगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज का इशू आएगा, ड्राइवर का इशू आएगा, फिर उसके अलावा कस्टमर सर्विस का इशू आ सकता है, कस्टमर ना भी मिले वहां पे। इसके अलावा आपको टेक्नोलॉजिकल इशू आ सकता है, नेटवर्क नहीं मिल रहा हो कहीं पे, ठीक है। और तो आपको बोल दिया भैया जीपीएस से लोकेशन डाल दिया, आधे जगह लोकेशन बंद होगी, फिर पूछते हुए जा रहे हो, पूछने का कोई आदमी नहीं है वहां पे, ठीक है। और एनवायरमेंटल इशू तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो आई होप ये सारे के सारे पॉइंट अपन को क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट है गेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। यानी आज की तारीख में आपको मैं बता देता हूं कि विश्व में वही कंपनी फास्ट ग्रोथ कर रही है जिसका लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट हाई है, जिसका लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट यानी कि जिसकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी फास्ट है। आज प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी एक ह्यूज बन चुका है, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो बहुत वैरायटी में मिल रहा है हमारे पास, ऑनलाइन भी मिल रहा है और ऑफलाइन भी मिल रहा है। मैं कौन से प्रोडक्ट में ऑफलाइन डिलीवरी कर ले लेता हूं, जैसे मैं मेरे पास की किराने की दुकान पे तब चला जाता हूं जब मेरे को कोई ऐसा सामान लेना होता है जिसको ऑनलाइन आने में 2-3 दिन लगेंगे। यदि वो उसी दिन आ रहा होता है ऑनलाइन तो मैं उस किराने की दुकान को छोड़ के ऑनलाइन खरीद लेता हूं क्योंकि वो कुछ डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। लोग बहुत कह रहे हैं कि लोकल शॉप्स को बचाना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जहां कस्टमर को कुछ बेनिफिट मिल रहा है कस्टमर को उसके साथ जाना चाहिए, क्योंकि कस्टमर का भी है कि सेविंग उसका एक अधिकार है, जैसे कि बिजनेस का अधिकार है मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट, वैसे कस्टमर का भी अधिकार है सेविंग मैक्सिमाइजेशन। तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा आपको। पहला, एक तो प्रोडक्टिविटी एडवांटेज मिलेगा, आपकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी जब आपके पास लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी भी है। रॉ मटेरियल अगर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन है तो आपका रॉ मटेरियल भी फास्टली अवेलेबल होगा। जब वो फास्टली अवेलेबल होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आप टाइमली डिलीवर करोगे तो आपकी कंपनी की गुडविल बढ़ेगी। इट मींस द वैल्यू एडवांटेज। ये आपको क्या कह रहा है? कंपनी की वैल्यू एडवांटेज। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, एक प्रोडक्ट दिल्ली से अपने कन्याकुमारी, चलो कन्याकुमारी दूर हो गया, सूरत तक चलते हैं, सूरत 4 दिन में पहुंच रहा है, और वह दूसरा प्रोडक्ट दिल्ली से सूरत ओवरनाइट पहुंच रहा है, यानी कि एक ही रात के अंदर पहुंच रहा है। अब सेम प्रोडक्ट है, दोनों क्या है? सेम प्रोडक्ट है, तो लोग किसको प्रिफर करेंगे? नो डाउट 1 डे पहुंचने वाले प्रोडक्ट को प्रिफर करेंगे। तो इसका क्या मतलब है? इट इज मोर वैल्यूएबल। एक पर्टिकुलर एग्जांपल दूं, अर्जेंट पासपोर्ट साइज फोटो लिखा होता है, 50 रुपए ज्यादा ले लेता है उसका, कहीं 20 रुपए ज्यादा ले लेता है, तो वो अर्जेंसी का पैसा ले रहा है। तो यही लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट बताता है कि जो फास्टली डिलीवर होगा, जिसके पास लॉजिस्टिक सिस्टम स्ट्रांग होगा, वो का क्या होगा? सप्लाई चेन स्ट्रांग होगा, और सप्लाई चेन लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट स्ट्रांग होने से उस कंपनी की वैल्यू बढ़ जाएगी।
दैट इज द वैल्यू मैनेजमेंट। और अगर रॉ मटेरियल फास्ट अवेलेबल होगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। समझ में आया ना? समझ में आया तो एक बार कमेंट करके जरूर बता दें कि सर समझ में आ रहा है, आप जो पढ़ा रहे हो वो सही चल रहा है। अब नेक्स्ट दिया इसमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट। ठीक है, हाँ क्या दिया? फर्म कैन gain competitive advantage only when perform is the strategically important activity designing, producing, marketing, delivering and supporting its product more cheaply and better than its competitor। एक कंपनी तभी अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकती है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब है कि प्रतिस्पर्धी से आपको थोड़ा कुछ बेनिफिट ज्यादा है, वो तभी ले सकती है जब किसी प्रोडक्ट को अच्छे से डिजाइन कर सके, कोई फास्टली डिलीवर कर सके उसके कॉम्पिटिटर से। यानी कि अब अमेजन और फ्लिपकार्ट में सबसे बड़ी जंग क्या चलती है कि कौन फास्ट डिलीवर करेगा, कौन क्या फास्ट डिलीवर करेगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो ऑलमोस्ट सेम मिल जाते हैं। कुछ मोबाइल फोन, कुछ यूनिक, किसी की एजेंसी ले रखी है तो बात अलग है, लेकिन प्रोडक्ट तो ऑलमोस्ट सेम मिल जाते हैं। लेकिन जो फास्ट डिलीवर करता है हम उस वेबसाइट से ऑर्डर कर देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द कॉम्पिटिटर एडवांटेज। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यही बात बोली है। इसमें प्राइमरी है और सपोर्ट है। अब इसमें क्या कहता है कि प्राइमरी है और सपोर्ट है। प्राइमरी क्या कह रहा है? इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशनल आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल सर्विसेज। सपोर्ट में क्या कह रहा है? यानी कि कौन कौन से एडवांटेज दे रहा है? जो वैल्यू चेन की एक्टिविटी होती है। वैल्यू चेन की एक्टिविटी अपन ने सेकंड यूनिट के अंदर पढ़ी थी कि रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर आफ्टर सेल सर्विसेज तक जितनी भी एक्टिविटी होती है वो वैल्यू चेन की एक्टिविटी कहलाती है। अब ये वैल्यू चेन की एक्टिविटी जो है उसके अंदर जितनी भी एक्टिविटी है, इनबाउंड यानी सामान आना, आउटबाउंड यानी सामान जाना, इसके अलावा मार्केटिंग, सेल्स, ये सारी की सारी एक्टिविटी हमारी प्राइमरी एक्टिविटी कहलाती है जो हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगी। और दूसरी एक्टिविटी है सपोर्टिंग एक्टिविटी। सपोर्टिंग एक्टिविटी हो गई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, जो क्या कर रही है, जो सपोर्टिंग एक्टिविटी है आपकी प्राइमरी एक्टिविटी की। कुल मिला के सर कहना क्या चाहते हो? मैं कहना केवल इतना चाहता हूं कि अगर किसी कंपनी को एडवांटेज लेना है लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में तो उसको उसकी प्राइमरी एक्टिविटी इंप्रूव करनी होगी विद द हेल्प ऑफ द सपोर्टिंग एक्टिविटी। मतलब सपोर्टिंग एक्टिविटी भी हेल्प चाहिए और प्राइमरी एक्टिविटी। अब यहां पर केवल एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द प्राइमरी एक्टिविटी एंड सपोर्टिंग एक्टिविटी। तो प्राइमरी क्या है? जो उनका प्राइमरी फंक्शन होता है, जैसे मार्केटिंग, सेल्स, परचेज, इनबाउंड लॉजिस्टिक यानी कि रॉ मटेरियल खरीदना, आउटबाउंड यानी कि सेल्स। और सपोर्टिंग एक्टिविटी क्या होती है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, आपका प्रोक्योरमेंट हो गया, वसूली का हो गया, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आपकी टेक्नोलॉजी हो गई। ये आपको सपोर्टिंग एक्टिविटी होती है जो आपकी प्राइमरी एक्टिविटी को हेल्प करती है और रैपिड ग्रोथ करने में। क्लियर हो रहा है ना? मतलब प्राइमरी को जो सपोर्ट करे वो सपोर्टिंग एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी यानी कि सामान खरीदना, सामान बेचना, मार्केटिंग करना, सेल्स करना, ये प्राइमरी एक्टिविटी है। और उसकी सपोर्टिंग एक्टिविटी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है, ये प्रोक्योरमेंट हो गया, ये सारी उसकी सपोर्टिंग एक्टिविटी है। आई होप क्लियर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो बता देना मैसेज करके। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। अब लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट ये ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है, लेकिन यहां पर एक अलग से अपने को टॉपिक दे रखा है सेकेंड यूनिट में, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन इज द मूवमेंट ऑफ द एनिमल्स, ह्यूमंस, गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? अपन तो गुड्स से ही बोलेंगे भैया, ये बुकिश लैंग्वेज नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम लॉजिस्टिक में खड़े, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में खड़े। यानी सामान का एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन होना, ये जाना, प्रस्थान कराना, लोकेशन डिलोकेट होना कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर है? बस इतनी सी बात है। बताओ अब कॉस्ट एंड मोड। कॉस्ट एंड मोड तो मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया कौन कौन से। रोड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन एंड ओशन ट्रांसपोर्टेशन, सारे मैंने बता दिए। ओशन को ही सी बोलते हैं, रेल हो गया, रोड हो गया, ठीक है। और आजकल कहा जाता है कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो टेली कम्युनिकेशन भी एक ट्रांसपोर्टेशन में आ गया है, टेली कम्युनिकेशन। लेकिन मैं कहता हूं कि इसके अंदर केवल सर्विसेज ट्रांसफर होती है। जैसे कि अभी अपने बीच में क्या चल रहा है, आप YouTube से मेरा वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो देख रहे हो तो एक टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज चल रही है, तो सर्विस ट्रांसफॉर्म हो रही है, सर्विस का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, या ट्रांसपोर्ट हो रही है सर्विस, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ट्रांसपोर्ट हो रही है सर्विसेज। क्यों? बाय एयर हो रही है। तो बाय, जब ये एयर हो रही है लेकिन टेली कम्युनिकेशन की हेल्प ली जा रही है, तो इसको टेली कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन बोला जाता है।
क्या बोला जाता है, टेलीकम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन इसके अंदर गुड्स नहीं होते हैं। हम कोई फिजिकल, अभी तक इतनी टेक्नोलॉजी उन्नत नहीं हुई कि मैं यहाँ से मोबाइल रखूँ और तुम्हारे वहां जैसे मेरी आवाज जा रही है मोबाइल भी प्रकट हो जाए, ऐसा नहीं हुआ है। अभी क्या हुआ है, केवल आवाज जा रही है। तो ये क्या कहलाता है, टेलीकम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन चलता है। ये भी एक अलग मोड है, लेकिन ये सर्विस में है। केवल किसमें है, सर्विस में। जैसे कि रिमोट से कोई कंप्यूटर ले लेना, रिमोट से मोबाइल चला लेना, यहाँ पर वो सर्विस के अंदर है। ये तो अपने मोड हो गए। तो ये मोड का पॉइंट तो हट गया। कॉस्ट क्या क्या है, फंक्शंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्ट मूवमेंट और प्रोडक्ट स्टोरेज। इसके अंदर अपन को ये याद रखना है, जो ट्रांसपोर्टेशन का मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का मेन फंक्शन है कि प्रोडक्ट का मूवमेंट करना, बस इतनी सी बात है। प्रोडक्ट का मूवमेंट इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्टेशन। और प्रोडक्ट का स्टोरेज लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट का पार्ट है और एज वेल एज द ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट का भी पार्ट है। यही सारी चीजें कहलाती है। और उसकी कॉस्ट यानी उसकी लागत किसके ऊपर डिपेंड करती है, किसी भी चीज की ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट उसके मोड पे तो डिपेंड करती ही करती है, उस प्रोडक्ट के नेचर पे भी डिपेंड करती है। क्या, उस प्रोडक्ट के नेचर पे। पानी का टैंकर देखा है आप सबने, पानी का टैंकर देखा ही होगा जीवन में कभी ना कभी। अब तो भारत में इतनी शॉर्टेज हो गई है गली गली, ठीक है। तो पानी का टैंकर आता है तो पानी उसमें से, उस टैंकर में से क्या होता है, बहता रहता है, थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है। कभी पेट्रोल का टैंकर देखा है, कभी पेट्रोल बहता हुआ देखा है उसमें से, उस टैंकर में से? नहीं देखा ना। देखो ड्राइंग हमारी खराब है, हमें पता भी है ये बात, ठीक है। तो कमेंट मत कीजिएगा कि सर ड्राइंग क्या बनाया आपने, टैंकर बनाया कि क्या बनाया। चलो कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने बनाया, यहाँ पे हमने वो बना दिया, ये टैंकर हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे हम वो, ये बन गया टैंकर, ठीक है। कुल ये हमारा टैंकर हो गया। अब जो भी है ठीक है, एडजस्ट कर लेना। ये टैंकर से अब एक जगह पेट्रोल जा रहा है और एक जगह वाटर जा रहा है, ठीक है। एक जगह पेट्रोल जा रहा है और एक जगह वाटर जा रहा है। तो इसका ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है पेट्रोल की वो हायर होती है, वाटर की लो होती है। इसलिए उसके अंदर लोकल टैंकर यूज करे जाते हैं। डुलता हुआ पानी, कभी पेट्रोल ऐसे डुलता हुआ हमने नहीं देखा, क्योंकि उड़ भी जाता है, खैर वो तो है ना, इवोपरेट भी हो जाता है और आग भी लगने का खतरा होता है और कॉस्टली भी ज्यादा है। तो अलग अलग बात है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो प्रोडक्ट के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगी। अगर वो बहुत ही, जैसे कि सीमेंट है आपका, कोई ऐसा मटेरियल जो लॉन्ग टर्म तक यूजेबल लिया जा सकता है, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसके वेट के अकॉर्डिंग भी है ना। जो पेरिशेबल गुड्स है उसको फास्ट रैपिड ट्रांसपोर्टेशन करना होता है, जैसे दूध हो गया, हमारे मिल्क प्रोडक्ट हो गए या वेजिटेबल्स हो गए, इनको फास्ट प्रोडक्ट करना होता है क्योंकि जल्दी नष्ट हो जाते हैं पेरिशेबल प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के नेचर के ऊपर भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट करती है और प्रोडक्ट का मूवमेंट कितना फास्ट करना है, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर है। आगे बढ़ो, हाँ आगे आ गया हूं। यही टॉपिक है ना, हाँ कोई टॉपिक रह जाए तो फिर बड़ी दिक्कत होती है कि कहीं कोई टॉपिक रह गया। नेटवर्क एंड डिजाइन। नेटवर्क का मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि कोई माल दिल्ली से निकला, दिल्ली से वो राजस्थान आया, राजस्थान से फिर वो एमपी आया और एमपी आने के बाद वो छत्तीसगढ़ में डिलीवर हुआ। तो वो डायरेक्टली दिल्ली से छत्तीसगढ़ क्यों नहीं आया सर, वो बीच में यहाँ पर उसने फर्स्ट स्टॉप लिया, यहाँ पे सेकंड स्टॉप लिया, यहाँ पे थर्ड स्टॉप लिया। आप अपने जब भी फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते होंगे या अमेजोन किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट से, तो बोलता होगा इस जगह अराइवल हो गया स्टॉप हुआ, इस जगह अराइवल हो गया स्टॉप हुआ। तो इससे क्या हुआ, इससे माल आपके यहाँ जब डिलीवर हुआ तो इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती चली गई, क्योंकि आपके इकलौते का माल तो देना नहीं था उनको सबका माल लेकर आना था। तो इसकी कॉस्ट जो हुई मिनिमम हुई, इसलिए इन्होंने स्टॉपेज बना रखे हैं। दूसरी बात, जितने नंबर ऑफ होलसेलर यहाँ पर हैं, यहाँ पर होलसेलर है और यहाँ पे रिटेलर है, तो उस अकॉर्डिंग भी माल पहुंचाया जाता है। यानी नंबर ऑफ होलसेलर, रिटेलर या जोनल ऑफिसर, जोनल हेड्स। अब यहाँ तो होलसेलर तो एक शहर का हो सकता है, लेकिन जोनल हेड यानी कि 7-8 जगह का, या कोई डिस्ट्रिक्ट का हेड, या कोई मैं कहता हूँ कि स्टेट का हेड भी जोनल हेड में आ जाता है। तो वो हेड पे माल पहुंचाया जाता है और उसके बाद वो माल डिलीवर किया जाता है ना। आई होप क्लियर हो रहा होगा कि ये होता है हमारा नेटवर्क। अब इसको डिजाइन कैसा करना होता है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, फ्लक्चुएटिंग फ्यूल प्राइस एंड इंक्रीज सेफ्टी, सोशल regulations, escalating customer expectation, globalization, improved technology, labor, equipment shortage और changing transportation service industry। कुल मिला के नेटवर्क का हमारा डिजाइन काफी कॉम्प्लेक्स होता है, जिसके अंदर हम n नंबर्स ऑफ द फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं, जैसे लेबर, इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है, प्रोडक्टिविटी, लॉज, प्रोडक्ट नेचर, इसके अलावा फ्यूल प्राइस। इसको सबको ध्यान में रख के हम क्या बनाते हैं, नेटवर्क का डिजाइन करते हैं, ठीक है।
नेटवर्क का डिजाइन करते हैं। अब ये लॉन्ग टर्म डिसीजन और लेन ऑपरेशन डिसीजन, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म नहीं है, याद रखना। लॉन्ग टर्म डिसीजन यानी कि भविष्य की, जैसे भारत ने अटल टनल बनाई, ठीक है, तो अटल टनल आज के लिए नहीं बनाई गई कि आज के 5 साल में उसका यूटिलाइजेशन हो, भविष्य में कभी वॉर होती है तो अटल टनल एक क्रूशियल रोल प्ले करेगी भारत की विक्ट्री के अंदर, ये मैं आपको निश्चित तौर से कह सकता हूं। तो ये लॉन्ग टर्म डिसीजन है। उसके लिए हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, बिल्डअप कराया, जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट वहां पे बिल्डअप हुआ है, वो लॉन्ग टर्म डिसीजन है। तो भविष्य के लिए अगर हम कोई चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर आज मेरा मार्केट नहीं है लेकिन 5 साल बाद मार्केट आने वाला है, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे को आज से क्रिएट करना होता है। और लैंड ऑपरेशन डिसीजन यानी कि एक्चुअल ऑन टाइम, इसको आप मान सकते हो ऑन टाइम, यानी रियल टाइम के अंदर जो ऑपरेशन करते हैं। द प्राइमरी अपॉर्चुनिटी एसोसिएट द लैंड ऑपरेशन डिसीजन इंक्लूड इनबाउंड एंड आउटबाउंड कंसोलिडेशन, यानी कि परचेज और सेल्स। क्या बोलते हैं? परचेज और सेल से जो रिलेटेड डिसीजन है ये सारे क्या कहलाएंगे? लैंड ऑपरेशन डिसीजन कहलाएंगे। बात समझ में आ गई? और लॉन्ग टर्म यानी कि ये रियल टाइम में जब डिसीजन हो रहा है तो लैंड ऑपरेशन है, और जब फ्यूचर को लग के हम नेटवर्क का डिजाइन कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म डिसीजन है। बताओ कहाँ मुश्किल है इसको समझना? क्यों परेशानी आ रही? क्यों बच्चे इतने परेशान हो रहे कि सर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, सप्लाई चेन वाला तो बिल्कुल बाउंसर जा रहा है। अरे कहाँ दिक्कत है? लॉन्ग टर्म यानी भविष्य की अनिश्चितताओं को देखते हुए हम जो नेटवर्क का डिजाइन कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म नेटवर्क डिजाइन है। यदि हम रियल टाइम में करते हैं, यानी कि आज ही मेरे को परचेस करना है या अभी कुछ समय के लिए शॉर्टर पीरियड के लिए करते हैं, तो उसको लैंड ऑपरेशन बोलते हैं। यहाँ पे शॉर्ट टर्म मत लिख देना, ठीक है, क्योंकि इसको रियल टाइम में बोलते हैं। कंसोलिडेटेड, अब इसमें डॉक लेवल ऑपरेशन है और चॉइस ऑफ मोड है। अब डॉक लेवल का मतलब होता है डॉक, जहां पे बंदरगाह, वैसे तो इसको बोला जाता है यार्ड, पोर्ट की जगह बोला जाता है जहां पर माल उतराई होती है, उसको डॉक बोला जाता है, ठीक है। तो वो बंदरगाह हम तो यही समझते थे क्योंकि हमने ओशियन से ही अधिकतर माल देखा है, लेकिन आप तो रोड ट्रांसपोर्टेशन रेलवे है, तो डॉक यानी कि जहां पर माल की उतराई होती है वो, यानी कि उतराई या चढ़ाई, मतलब कि आप इसको ये मान सकते हो जहां पर माल के असेंबलिंग होगी, जहां पर माल लोड होगा और डीलोड होगा, वो जगह डॉक कहलाती है। क्लियर है ना? तो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, और क्या दिया हुआ है? कंटेनराइजेशन। कंटेनराइजेशन, अब ये कंटेनराइजेशन एक नया टॉपिक है। फिर से अपन इस नए टॉपिक के आ गए हैं। 27 मिनट का वीडियो हो चुका है और 3 पॉइंट और बच रहे हैं, तो क्या करा जाए? उड़ा दिया जाए? अरे उड़ा देते हैं, चिंता मत करो। देखो मेरा नया वीडियो बनाने का कोई मूड नहीं, अरे कोई व्यू कम आ जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन अब आप जो बच्चे मेरे साथ 27 मिनट जुड़ चुके हो उनको फिर मैं नहीं चाहता कि वो किसी और वीडियो पे जाए और फिर वापस से ऑन करें, यही उड़ा देते हैं। देखो भले वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए लेकिन मैं पूरी यूनिट यहाँ पे कंप्लीट करने के मूड में बैठा हूँ, और आपको पता चल गई होगी कि मैं किस रफ्तार के साथ आज पढ़ा रहा हूँ। कभी भी मैं इस रफ्तार के साथ नहीं पढ़ा था, लेकिन इस रफ्तार के साथ पढ़ाना इसलिए जरूरी है, एग्जाम आ गए हैं दोस्तों, पढ़ना बहुत जरूरी है। तो कंटेनराइजेशन क्या है? अब ये कंटेनर होता है, क्या होता है? कंटेनर होता है। ये कंटेनर का एक आइडियल साइज होता है, बस। ये जो हम कंटेनर देखते हैं ना, ये वही कंटेनर है, कोई अलग नहीं है। कंटेनराइजेशन का मतलब है कि एक प्रोडक्ट को कंटेनर के अंदर फिक्स पैरामीटर पे रखा जाता है, मतलब कि कंटेनर की जो साइज है वो फिक्स होती है, जो साइज होती है इस कंटेनर की वो फिक्स है। क्या इसकी साइज जो है वो फिक्स है, इसी को कंटेनराइजेशन बोलता है। दैट इज द कंटेनराइजेशन सिस्टम, द इंटरनेशनल फ्राइट ट्रांसपोर्ट यूजिंग द इंटरनेशनल मॉडल्स ऑफ कंटेनर, आल्सो कॉल्ड शिपिंग कंटेनर, आईएसओ कंटेनर, यानी कि जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड में बने हुए हैं कि इतनी साइज का कंटेनर होना चाहिए। जो नॉर्मली हम कंटेनर देखते हैं वो उसी साइज के कंटेनर होते हैं। अपने कोर्स में कितनी लंबाई चौड़ाई नहीं है इसलिए मैंने भी नहीं लिखी, इसी को कहा जाता है कंटेनराइजेशन, ठीक है। इसका मेन एडवांटेज क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है, ठीक है। जब शिप के ऊपर ये कंटेनर रखा जा रहा है वहां पर, तो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये रखा गया, ठीक है। पर्टिकुलर तो अपने को पता रहता है कि अपना कंटेनर ये है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इस कंटेनर बहुत बड़ा है, कंटेनराइजेशन बहुत बड़ा है, इसके अंदर क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसको हम रेलवे ट्रांसपोर्ट में भी यूज कर सकते हैं, शिप ट्रांसपोर्ट में भी यूज कर सकते हैं, बाय रोड ट्रांसपोर्ट में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा होगा लॉन्ग डिस्टेंस, द कंटेनर स्टैंडर्ड डायमेंशन, दे कैन लोडेड अनबाउंड स्टॉक स्टैक ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ पर कहाँ गई? ये रहा शिप रेल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसके थ्रू कॉस्ट भी इसमें कम आती है क्योंकि इसके अंदर सारा प्रोडक्ट जो रहता है वो सिक्योर्ड हो जाता है, पैकेजिंग हो जाती है। वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी यानी कि फास्ट मूविंग होती है इसमें। वेयर हाउसिंग यानी स्टोरेज करने में काफी फ्रूटफुल होता है,
और सिक्योरिटी और सेफ्टी भी रहती है। मीन्स कि कंटेनर क्या है, एक बाह्य वातावरण बना दिया, एक बाह्य इसको कंटेनर बना दिया। अब इससे हुआ क्या कि एक फिक्स्ड मॉडल का बना दिया कि भैया यही साइज रहेगी। अब ये बाय रोड पे भी यही रहती है, बाय ओशियन में भी यही रहती है, यानी सी में भी यही रहती है, और एयर में भेजते हैं तो शायद कंटेनर हटा देते हैं, केवल प्रोडक्ट ही जाता है क्योंकि उसका वेट होता है बेसिकली। तो यहाँ पर कंटेंट कोई क्या फ्लेक्सिबिलिटी भी, स्टैंडर्ड भी है, कॉस्ट भी है, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये नॉर्मल से पॉइंट है। अब ये पढ़ाने के थे पर ठीक है। अब ड्रॉबैक भी होते हैं कंटेनराइजेशन के। क्या ड्रॉबैक है भैया, अभी देख लेते हैं। ड्रॉबैक क्या है, साइट कंस्ट्रेंट, यानी कि ये जगह बहुत घेरते हैं। ठीक है, आपका प्रोडक्ट की तो जगह है ही, जैसे आपका प्रोडक्ट ये रहा, उसके साथ आपके कंटेनर की भी जगह आएगी, तो साइट कंस्ट्रेंट होता है। यहाँ पर टर्मिनल स्पेस चाहिए, यानी कि लॉन्ग स्पेस चाहिए। छोटा कंटेनर हर जगह नहीं जा सकता। जैसे कि आज बोला जाए कि डोमेस्टिक एरिया के अंदर या रिहायशी एरिया के अंदर अपन को एक कंटेनर ले जाना है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, केवल हाईवे पे टच हो पाते हैं। कैपिटल लग जाती है इसमें, इंटेंसिव कैपिटल काफी ज्यादा लगेगी इनको, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में, इसको खड़ा करने में, है ना। स्टेकिंग हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ओरिजिनल कंटेनर बोथ द ग्राउंड एंड द मोड्स, यानी कि कभी कभी फंस भी जाते हैं, स्टेकिंग हो जाते हैं। अब ये क्या होता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि कंटेनर अगर पलट गया, कंटेनर को कहीं व्यवस्थित रखा नहीं गया। अब कितनी बार मैं आपको एक बताता हूँ, एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, आपको मजा आएगा सुनने में। रियल लाइफ एग्जांपल, मेरा खुद का एग्जांपल है। कंटेनर था ऐसा, मैं कंपनी में काम कर रहा था, मैं ये नहीं बताऊंगा कौन सी कंपनी, क्योंकि एक हफ्ता ही मैंने उसमें जॉब करी है। मैं उस कंपनी में काम कर रहा था, मेरे को लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में जॉब दी गई। एमबीए में एचआर से था, लेकिन जॉब मैंने कहा कि चलो चल जाते हैं लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में, एचआर का तो काम है नहीं, लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा वहां पे। मीन्स क्या, मैं एचआर फ्रेशर मैंने ज्वाइन किया था, तो मैंने कहा कि चलो अपन लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में काम कर लेते हैं, थोड़ा सा काम हम भी सीख जाएंगे। तो कंटेनर जो था वो फिक्स साइज का था, मार्बल की कंपनी थी। ठीक है, अब मार्बल के उसके अंदर जो कंटेनर अंदर आया हुआ था, मैंने क्या करवाया, जो मार्बल को ऐसे रखवाना था, ऐसे मतलब कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रखवाना था, हाँ सॉरी वर्टिकल रखवाना था, मैंने उसको हॉरिजॉन्टल प्लेस करवा दिया। एक बार जब वो मार्बल रखा गया, मीन्स कि जो पत्थर था, मार्बल का टुकड़ा था, उसको ऐसे रखवाना नहीं था, उसको ऐसे रखवाना था, मीन्स कि खड़ा रखवाना था। मैंने क्या करा, अपना दिमाग लगाया, एमबीए फ्रेशर, बिल्कुल यंग एनर्जेटिक, ऐसे रखवा दिया। तो इससे क्या हुआ कि पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम गड़बड़ा गया। जहां 5 मार्बल जा सकते थे, वहां वो 2 ही मार्बल गए। तो हमको इतनी कॉस्ट लग गई कि उसी दिन से मेरे को लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट छोड़ के, वह कंपनी ने बोला भैया तू तो एचआर ही संभाल, तू लॉजिस्टिक के लिए बना ही नहीं है। तब मेरे को मेरी गलती का भी एहसास हुआ कि अरे ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो गई। अब ये हुई, वहां पर सब थे, सुपरवाइजर था, सब कुछ थे, लेकिन फॉर द सीकिंग ऑफ माय डिग्री कि भाई साहब सर एमबीए वाले सर बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे माल को रखना है, तो ये एक फंडामेंटल मेरे से मिस्टेक हुई थी। तो अब आप समझ रहे हो कि कभी कभी ट्रांसपोर्ट जो स्टैंडर्ड कंटेनराइजेशन होता है उससे भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, इसको भी बोलते हैं हम स्टेकिंग। क्लियर है? खैर वो लेटर ऑन वो सॉर्ट आउट हो गई थी और मुझे पता भी चल गया था, पर वो नौकरी छोड़ने का ये कारण नहीं था, कुछ मेरे पर्सनल रीजन, हमको मजा नहीं आ रहा था, हमको केवल पढ़ाने में आता है, इसलिए हम आपके साथ अभी यहाँ है। रीपोजिशनिंग में दिक्कत आती है। रीपोजिशनिंग यानी कंटेनर फर्स्ट है, कोई सेकंड है, कोई क्या लिखा है 20% ऑल फ्लोर्स एम्प्टी, यानी कि 20 कोई कंटेनर के अंदर अगर प्रोडक्ट मैंने रख दिया तो वो क्या हो जाता है 20% तो कम से कम स्पेस रह जाती है। क्यों? क्योंकि वो ऊपर से पैक है, इधर से पैक है, केवल एक ही जगह से खुला होता है, या दूसरी जगह से भी खुलता नहीं है। बहुत से कंटेनर एक साइड ही खुलते हैं, एक जगह केवल उनका गेट होता है, एक जगह क्लोज कर देते हैं। कोई कोई कंटेनर के साथ दोनों जगह गेट होते हैं। तो जब वो एक साइड ही खुल रहा है तो उसकी क्या हैवी मटेरियल होने के कारण उसकी पोजीशनिंग करने में हमको काफी दिक्कत आती है। ठीक है, और थेफ्ट और लॉस हो जाते हैं। कहा जाता है किस्सा कि कस्टम के अंदर करीबन 20% माल चोरी हो जाता है। वैसे ये कोई बात, कोई ऑथेंटिक फैक्ट नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि मिसप्लेस्ड हो जाता है, चोरी हो जाता है। किस कारण से? केवल कंटेनराइजेशन के कारण से। तो कौन कौन से? एक तो साइट का कंस्ट्रेंट है, एक बड़े होते हैं तो कैपिटल लगती है, स्टेकिंग हो जाती है, रीपोजिशनिंग में दिक्कत आती है, और थेफ्ट चोरी का डर है।
अब लास्ट टॉपिक की ओर चला गया हूं, और क्रॉस डॉकिंग। अरे भाई क्या टॉपिक है, मजा आ गया। मेरे जीवन का ऐतिहासिक टॉपिक है, मेरे जीवन का ऐतिहासिक टॉपिक है क्रॉस डॉकिंग, क्योंकि इसकी केस स्टडी मैंने इतनी बार सॉल्व करी है। क्रॉस डॉकिंग होता क्या है, और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मतलब मैं कहता हूं IIM की केस स्टडी में बहुत बार ये पूछा गया क्रॉस डॉकिंग। अगर आप ऑपरेशनल मैनेजमेंट के हैं तो ये आपको आना ही चाहिए। ये है क्रॉस डॉकिंग। वॉलमार्ट कंपनी का नाम सुना है? अगर सुना है तो नहीं सुना तो आज ही सुनिए। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है जो रिटेल आउटलेट चलाती है, रिटेल का उनका धंधा है। जैसे कि हमारे यहाँ के बिग बाजार है, वैसे ही अमेरिका में वॉलमार्ट है। जो हमारे यहाँ का बिग बाजार है, डी मार्ट है, वो वहां का वॉलमार्ट है। तो वॉलमार्ट क्या करती है? क्रॉस डॉकिंग करती है, और क्रॉस डॉकिंग से ही करोड़ों की कंपनी बनती है और करोड़ों रुपए बचाती है। अब ये होता क्या, इसको थोड़ा समझते हैं। देखो वीडियो बड़े लंबा हो रहा है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट इतना जरूरी है, आपके इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ना। मैं एग्जाम की तो बात नहीं बोलता हूँ, एग्जाम में पूछे ना पूछे वो एग्जामिनर की इच्छा। मैं एग्जामिनर होता तो क्रॉस डॉकिंग का क्वेश्चन दे ही देता, लेकिन ये इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कौन सा? क्रॉस डॉकिंग होता क्या, और वॉलमार्ट कंपनी क्रॉस डॉकिंग करती है। वॉलमार्ट कंपनी वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी क्रॉस डॉकिंग करती है। क्या करती है? एक लैंड एक्वायर करती है, एक लैंड एक्वायर करती है। अब मान लेते हैं कि मैं अपने एक छोटी सी सिटी, अपने काशी का एग्जांपल ले लेता हूं। वाराणसी में वॉलमार्ट के 5 मॉल हैं। कितने मॉल हैं? 5 मॉल है। 1 2 3 4 5। फॉर एन एग्जांपल इनके कितने मॉल हैं? 5 मॉल हैं। अब हर जगह इनको माल डिलीवर करना होगा, गुड्स डिलीवर करना होगा, इनका स्टोरेज लगेगा, इनका वेयर हाउस लगेगा, इनकी सारी चीजें लगेगी। लगेगी कि नहीं लगेगी? स्टोर डिपार्टमेंट लगेगा, सारी चीजें लगेगी। तो हर जगह स्टोर चाहिए। एक तो डिस्प्ले में होता है आइटम, ठीक है, अपन मॉल पे गए, जो बाहर दिख रहा है वो डिस्प्ले का आइटम, लेकिन वो प्रोडक्ट वहीं पे तो होता है, तो एक स्टोर डिपार्टमेंट रखना होता है, तो उसकी बहुत कॉस्ट लगती है। अब एक मॉल का पूरा स्टोरेज के अंदर रखना, आप किराने की दुकान में अपन इतना सामान रखते हैं, सोचो मॉल वाले कहाँ रखेंगे। तो ये क्या करती है वॉलमार्ट, ये समझाती है क्रॉस डॉक का। इसमें ये क्या करती है कि एक बहुत बड़ा लैंड ले लेती है, उस लैंड में जितनी भी कंपनीज होती है उनके ट्रक बुलाती है। क्या बुलाती है? ट्रक बुलाती है, सारे के सारी कंपनीज के ट्रक बुलाती है, और इन कंपनी के सामने ट्रक्स रखे होते हैं जो मॉल्स के ट्रक हैं। यानी कि यहां पर 1 2 3 4 और ये 5 का ट्रक अपन इधर खड़ा कर देते हैं। और ये जो कंपनी है, लिरिल ले लेते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लेते हैं, ठीक है, और क्या प्रॉक्टर एंड गैम्बल ले लेते हैं, और पतंजलि ले लेते हैं, ठीक है। ये 5 कंपनियों के 10 कंपनियों के ट्रक बुलाए जाते हैं, और इनको क्या कहा जाता है कि आप केवल, अब इसको मेरे को ध्यान से सुनना, चार्ट वगैरह नहीं दिख रहा हो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कहा जाता है, पतंजलि कंपनी से हमको कोई 40 साबुन चाहिए थे, किसी के पर्टिकुलर रोज के 40 साबुन चाहिए, लिरिल के हमको 80 साबुन चाहिए। एक पर्टिकुलर मॉल को, यानी नंबर 1 जो मॉल है इसकी एक लिस्ट होती है, जैसे हम